हाय गाइज, वेलकम टू एससी गेट पीसी शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या एजुकेशन। फाइनली वो सीरीज आ गई जो सबसे ज़्यादा डिमांड पे थी। बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया था कि सर सिलॉक्स पे वीडियो बनाइए। ठीक है, तो सिलॉक्स में फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूँ। टोटल 4 या 5 पार्ट होंगे। ठीक है, 1 बाय 1 वन वीक के अंदर सारे अपलोड हो जाएंगे। सिलॉक्स जो है गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से हर साल दो क्वेश्चन मिनिमम आते हैं सिलॉक्स पे बेस्ड। ठीक है, गेट में वो किसी भी ब्रांच में आ सकते हैं, किसी के भी सेट में आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक गेट के लिए इसलिए है क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं काम करता। इसमें काम करता है आपकी तर्क शक्ति, मतलब आपकी रीजनिंग कैसी है, आपका कॉमन सेंस कैसा है। अगर कॉमन सेंस अच्छा है तो आप सिलॉक्स बेस्ड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे आप। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करूँ तो आप किसी भी पीएसयूज का पेपर जो गेट के थ्रू नहीं लेते हैं, जो अलग से एग्जाम कराते हैं, जितने भी पीएसयूज हैं उनमें अगर रीजनिंग आता है तो सिलॉक्स के 4 या 5 क्वेश्चन दिख जाते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 या 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पीएसयू में सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो सिलॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अगर कुछ लोग इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इंजीनियरिंग सर्विस में भी सिलॉक्स पे बेस्ड क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है सिलॉक्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी एग्जाम में आप देने जा रहे हो जहाँ पे रीजनिंग आ रहा है, सिलॉक्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं, सिलॉक्स जो टॉपिक है आसान है, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। इसमें एक एक लाइन में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश किया हूँ कि एक एक 1 बाई 1 पॉइंट को आपको समझाऊँ। ठीक है, अब आप चाहते हो सिलॉक्स को अच्छे से सीखना, तो मेरी बात को मानो। आप सबसे पहले एक बार पूरी वीडियो को देखो, और दूसरी बार फिर वीडियो को देखो और नोट्स बना लो पूरा। ठीक है, एक बार केवल देखो और समझो, दूसरी बार उसका पूरा नोट्स बना लो। क्लियर है? जब आप नोट्स बना लोगे ना तो आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट देखो तो प्रीवियस पार्ट के रिवीजन कर लो। मतलब ये होगा, मान लो आप पार्ट 2 देखने जा रहे हो तो पार्ट 1 को पहले रिवाइज कर लो। अगर आप पार्ट 3 देखने जा रहे हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 को रिवाइज कर लो। अगर पार्ट 4 देखने जा रहे हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को रिवाइज कर लो। अगर आप ऐसे प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप 100% सिलॉक्स को अच्छे से समझ जाओगे, और आने वाले एग्जाम में आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे। सबसे पहले समझते हैं कि सिलॉक्स में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो सिलॉक्स में जो क्वेश्चन होते हैं, बस सबसे पहले स्टेटमेंट कुछ दिया रहेगा। ठीक है, और स्टेटमेंट को यूज करके आपको कुछ कंक्लूजन दिया रहेगा, और आपको बताना होगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है सबको? कौन सा कंक्लूजन उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है आपको बताना होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। देखो, ये नीचे एग्जांपल लिया हूँ मैंने। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, ऑल मेंस आर वुमेन, सम वुमेन्स आर चिल्ड्रेन। ऐसे करके स्टेटमेंट दिया रहेगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, नो मेंस आर वुमेन, नो वुमेन्स आर चिल्ड्रेंस। ठीक है, ऐसा करके बहुत सारे स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। अब ऐसे स्टेटमेंट देखिए एक कंक्लूजन देगा। देखो यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया हुआ है, सम मेंस आर चिल्ड्रेन, ऑल मेंस आर चिल्ड्रेन। ठीक है, आपको क्या करना होता है कि पहले इस स्टेटमेंट को आप पढ़ते हो, और इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप एनालिसिस करते हो, और आप बताते हो कि इन दोनों कंक्लूजन में से कौन कौन सा उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, और ऑप्शन आपके सामने ऐसे दिया रहेगा कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, आइदर 1 और 2 फॉलो। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है सिलॉक्स के। ठीक है, क्या रहेगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिया रहेगा। आपको स्टेटमेंट को एनालिसिस करना होगा, और स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के बाद आपको देखना होगा कि कौन सा कंक्लूजन उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा फॉलो कर रहा है, और उसके हिसाब से आपको ऑप्शन को टिक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टास्क होगा कि सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टेटमेंट जो होते हैं, कितने टाइप के स्टेटमेंट आते हैं। ये स्टेटमेंट जो आते हैं हमारे एग्जाम में, स्टेटमेंट के कितने टाइप होते हैं और क्या क्या इसमें वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, जब हम ये समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कंक्लूजन क्या क्या पूछा जा सकता है और इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो जो वेरिएशन हो सकता है सारे के सारे 1 बाई 1 देखेंगे। तो आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सिलॉक्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। स्टेटमेंट दिया रहेगा और कुछ कंक्लूजन दिया रहेगा, आपको बताना होगा कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखो, स्टेटमेंट को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट जो कि आपको शो करेगा पॉजिटिव, जैसे बोलेगा ऑल डॉग्स आर मैन, मतलब ऑल वर्ड यूज करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सम वर्ड यूज करेगा। कोई स्टेटमेंट में ऑल और सम यूज हुआ है, मतलब ये हो गया कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे बोलेगा ऑल पेन आर वाइट, सम वाइट आर रेड, ऐसे करके देगा। ठीक है,
तो जहाँ पे ऑल और सम यूज रहेगा वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली एक निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे नो यूज किया हो या फिर सम नॉट यूज किया हो, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पे नो यूज कर दिया और सम नॉट यूज कर दिया उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव स्टेटमेंट। तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट जो होता है 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर ऑल रहेगा सम रहेगा मतलब पॉजिटिव बात कर रहा है, नो रहेगा सम नॉट रहेगा तो निगेटिव बात कर रहा है। क्लियर है। अब कैसे स्टेटमेंट फॉर्म होते हैं तो देखो इन चारों को यूज करके स्टेटमेंट फॉर्म होता है। जैसे बोलेगा ऑल ए इज बी, देखो ए के जगह पे राम हो सकता है, बी के जगह पर श्याम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे बोलेगा ऑल पेन इज रेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो इन चारों को यूज करके स्टेटमेंट कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए इज नॉट बी, ओनली ए इज बी, ओनली ए फ्यू ए इज बी, ठीक है। ये 6 टाइप के स्टेटमेंट मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारे जो गेट में अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं केवल ये 3 ही आए हुए हैं, ठीक है। 3 ही स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। ये 3 टाइप का ही स्टेटमेंट दिया गया है, इन तीनों को यूज नहीं किया है, ठीक है। आजकल बैंक के एग्जाम जो लोग दे रहे होंगे या फिर गेट का बैंक के अलावा जो एसएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, ये वाला जो 4, 5 और 6 है बैंक के में आजकल बहुत सारा पूछा जाता है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक काम करूँगा मैं लास्ट लेक्चर में थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया दे दूँगा, ठीक है। लेकिन ये वाला हमको ऐसा लगता है कि इस वाले पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सम ए इज़ नॉट बी। तो इस वाले को हम लोग समझेंगे और ये वाला हमको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक आपको आइडिया दे दूंगा कि इस टाइप के स्टेटमेंट में कैसे डील करते हैं। हम लोग मेनली फोकस क्या होगा, ये 3 टाइप के स्टेटमेंट जो हमारे लिए 5 स्टार है, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा। क्योंकि गेट में जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बेसिक से एकदम क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 चीज़ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, तीनों स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये 4th वन भी देखेंगे, 5, 6 का भी लास्ट में मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे कैसे इसको डील करेंगे। क्लियर है। तो स्टेटमेंट जो होता है 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब वो पॉजिटिव में ऑल और सम होता है, निगेटिव में नो और सम नॉट होता है। अब इन चारों को यूज करके 6 टाइप का स्टेटमेंट बनाए जाते हैं एग्जाम, ये 6 टाइप के एग्जाम में आते हैं। लेकिन हमारे गेट में केवल ये 3 टाइप के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 ही पूछा गया अभी तक। अब पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर, ऐसा हो सकता है उनका मर्जी इन तीनों में से भी पूछ सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है, ठीक है। क्योंकि गेट में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट 5 और 6 यूज कर ले तो उसमें थोड़ा सा आपका तर्क शक्ति अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए सोचने के लिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, सारे स्टेटमेंट का मतलब देखते हैं, फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है उसको देखेंगे, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कंक्लूजन कितने टाइप के हो सकते हैं। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि ऑल ही वर्ड यूज करें। ऑल के रिप्लेसमेंट, ऑल के जगह पे बहुत सारे वर्ड को यूज किया जा सकता है, सम के जगह पे बहुत सारे वर्ड यूज कर सकता है, ठीक है। अब वो क्या क्या वर्ड यूज कर सकता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सम के जगह पर मेनी भी यूज कर सकता है, ठीक है। ये सम के जगह मेनी भी यूज कर सकता है, मोस्ट ऑफ भी यूज कर सकता है, एटलीस्ट भी यूज कर सकता है, जनरली भी यूज कर सकता है, मोर भी यूज कर सकता है, फ्यू भी यूज कर सकता है। जैसे देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं बोलूँ कि सम ए इज बी, ठीक है। अगर यहीं पे सम को हटा के लिख दे मेनी ए इज बी, इसका मतलब भी सम ही समझना है आप। किसी स्टेटमेंट में अगर मेनी यूज किया है, मेनी ए इज बी, जैसे यहाँ पे लिखा है सम ए इज बी, मेनी ए इज बी लिखेगा तो भी उसका मतलब आप सम समझना। मोस्ट ऑफ ए इज बी का मतलब भी क्या समझोगे, सम ऑफ ए इज बी। एटलीस्ट ए इज बी का मतलब क्या समझोगे, एटलीस्ट ए इज बी का मतलब समझोगे सम ए इज बी। जनरली का भी मतलब क्या समझोगे आप, सम ही समझोगे। मोर का भी मतलब क्या समझोगे, सम ही समझोगे। फ्यू का भी मतलब क्या समझोगे, सम ही समझोगे। तो ये 6 यूज कर सकता है, या फिर ऐसे बोल सकता है, अगर मान लो कहीं ऐसा लिख जाए, लिखा मिल जाए आपको 10% ऑफ ए इज बी, तो 10% ऑफ ए इज बी का मतलब क्या होगा, या फिर बोलेगा 20% ऑफ ए इज बी, इसका भी मतलब होगा सम। यानी कि अगर कहीं पे ऐसा लिख जाए 10%, 20%, 30%, 40%, तो उसका भी मतलब क्या होगा, सम ही यूज करेंगे, ठीक है। उसका मतलब आप सम ही समझना, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं कि सम के ये सारी रिप्लेसमेंट है, तो सम के जगह पे ये सारी यूज कर सकता है, इसका मतलब आप सम ही समझना कभी क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए तो। सिमिलरली आल के लिए भी कुछ रिप्लेसमेंट है, तो आल का रिप्लेसमेंट पहला है ईच। अगर कहीं पे ईच लिख दिया गया मतलब कि सबकी बात कर रहा है, वहाँ पे जैसे बोलेगा, जैसे लिखे देखो यहाँ पे लिखा है ए ऑल ए इज बी, तो यहाँ पे लिख सकता है ईच ए इज बी। ईच ए इज बी का भी मतलब क्या समझोगे, ऑल ए इज बी। उसी तरह एवरी ए इज बी का मतलब क्या समझोगे, ऑल ए इज बी।
आप देखो यहाँ पे 100% लिख देगा जब, तो 100% ऑफ ए इज बी का मतलब क्या समझोगे आप, ऑल ए इज बी होगा। अगर 100% से कम अगर 99% भी देता है तो उसका मतलब सम होगा, 98% देगा तो भी सम होगा। लेकिन जब 100% वर्ड अगर यूज कर लेगा, 100% ऑफ ए इज बी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल। तो इन तीनों को रिप्लेस, ऑल तीनों को रिप्लेस करता है, याद रखना इन तीनों का मतलब ऑल ही होता है। कब जब भी स्टेटमेंट में ये तीनों यूज हो जाए वहाँ पर आप ऑल यूज करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये टाइप ऑफ स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों को डिटेल में आपको बताता हूँ 1 बाय 1, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब भी आप सिलॉग से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। बहुत लोग इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, बहुत लोग बिना वेन डायग्राम के सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट इसके लिए ट्रिक याद कर लिए हैं, मतलब इसके शॉर्टकट याद कर लिए हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ट्रिक याद नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ट्रिक वो लोग याद करते हैं जो लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास टाइम की कमी होती है और उनमें फिक्स है कि वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इस टॉपिक बेस्ड 4-5 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में बैंक के 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए ट्रिक काम आता है, क्योंकि वो ट्रिक रटना पड़ेगा। जैसे मान लो एक ट्रिक है, तो ट्रिक पार्टिकुलर इसी कंडीशन में काम करेगा, दूसरा ट्रिक दूसरे पार्टिकुलर कंडीशन में काम करेगा। तो आप हर चीज़ों को याद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऑलरेडी टेक्निकल में इतने सारे फार्मूले हैं, उसी में इतना कन्फ्यूजन होता है, तो आप यहाँ पर और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम को यूज करके हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ये मान लो स्टेटमेंट आपको मिल जाए कहीं, ऑल ए इज बी, तो इसका मतलब क्या होगा। तो जब भी ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, जब भी ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा तो आपको सबसे पहले इसको वेन डायग्राम में ड्रॉ करने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको वेन डायग्राम में कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ऑल ए इज बी का मतलब समझ लो, जितना भी ए है सब बी है। क्लियर है? अब इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो ऐसे, ये सबसे पहले बी को बाहर बनाओगे, अब बी के अंदर ए है, ये टोटल बी है, ये बी बड़ा वाला सर्किल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑल ए इज बी मतलब कि जितना भी ए है सारा का सारा किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसा स्टेटमेंट मिले ऑल ए इज बी, तो आपको ऐसे ही फिगर ड्रॉ करना है, आपको ऐसे ही वेन डायग्राम को हमेशा ड्रॉ करना है। क्लियर है आपको? जब ऐसे आप वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपका कंक्लूजन देखने में आपको कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है आसानी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब ये जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, अगर आपके सामने लिखा हो ऑल ए इज बी, इसका मतलब क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है। पहला कंक्लूजन, सम बी आर ए, क्या ऐसा बोला जा सकता है कि कुछ बी ए है। तो देखो इस डायग्राम को देखो, आप डायग्राम को देख के आप बता सकते, देखो इस स्टेटमेंट को देख के ये कंक्लूजन सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आप ये डायग्राम को ड्रॉ कर लोगे तो ये कंक्लूजन को बताने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो सम बी आर ए का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि कुछ बी जो है ए है। तो देखो ये पूरा का पूरा बी है और इसके अंदर ए है, तो इसमें जो बी आ रहा होगा ए है कि नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, ये कंक्लूजन सही है। यानी कि ये अगर स्टेटमेंट दिया रहेगा तो ये कंक्लूजन हमेशा ट्रू होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, सम ए आर बी, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो ऑल ए इज बी है तो सम ए इज बी भी होगा कि नहीं होगा। देखो कैसे से मैं बोलूँ आपसे बच्चों, ऐसे सोचो कॉमन सेंस से कि अगर सारा ए बी के अंदर है, मतलब सारे ए जो है बी है, मान लो हम इतने ए की बात करें, केवल इतने ए की बात करें, तो ये भी तो बी के अंदर ही आएंगे ना, तो सम ए भी क्या होगा, बी होगा। तो याद रखेंगे, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पूरा का पूरा ए बी है, ऑल ए इज बी है, और सम ए आर बी, मतलब कुछ ए जो है बी है क्या। तो देखो अगर मान लो इस ए की बात करूँ, इस एरिया की ए की बात करूँ, तो ये भी तो बी होंगे, तो सम ए आर बी भी होगा, ठीक है। ये दोनों यूनिवर्सल, मतलब अगर ऑल ए इज बी है तो ये दोनों हमेशा ट्रू होते हैं, दो कंक्लूजन हमेशा क्लियर होगा, ठीक है। ये कंक्लूजन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड। तो सेकेंड है सम ए इज बी। तो सम ए इज बी कभी भी स्टेटमेंट में आपको लिखा दिख जाए, कभी भी स्टेटमेंट में आपको दिखा मिल जाए, तो सबसे पहले आपका टास्क क्या होगा, इसको डायग्राम फॉर्म में बनाओगे। तो जब इसको डायग्राम फॉर्म में बनाओगे तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए, तो देखो डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, ए और बी का डायग्राम ऐसे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, वेन डायग्राम। क्यों? क्योंकि सम ए इज बी है, मतलब कि कुछ ही ए है जो बी है। तो देखो ये वाले ही कुछ ए का मतलब ये ए है जो कि बी के अंदर लाई कर रहा है, मतलब ये टोटल ओवरलैपिंग जो दोनों के बीच में होगा वही तो होगा सम ए इज बी। तो ये वाला जो एरिया ए के है, जो ए के अंदर आ रहा है, ये ए का जो कुछ एरिया है, ये ए का एरिया जो है जो कि बी में लाई कर रहा है, मतलब कुछ ए है जो बी में लाई कर रहे हैं, तो ये वाला होगा। तो ऐसे डायग्राम आप बनाओगे, जब भी सम ए इज बी रहेगा तो आप ऐसे डायग्राम बनाओगे।
क्लियर है आपको? जब ऐसा डायग्राम बना लोगे तो आपसे कुछ भी कंक्लूजन पूछेगा तो आप डायग्राम को देख के आप बता सकते हो। जैसे इसको देख के पहला कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन आप मुझे बताओ कि क्या ये कंक्लूजन सही है? सम बी आर ए, देखो सम ए आर बी है तो देखो ए का कुछ हिस्सा बी में है, ए का कुछ हिस्सा बी में है, तो क्या बी का कुछ हिस्सा ए में है क्या? तो देखो ये पूरा बी है तो बी का भी तो कुछ हिस्सा ए में हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब कि जब सम ए इज बी रहेगा तो सम बी आर ए भी होगा। क्लियर है सबको? सम ए इज बी दिया रहेगा तो सम बी आर ए भी होगा, क्योंकि ए का हिस्सा बी में लाई कर रहा है तो बी का भी तो कुछ हिस्सा ए में लाई करेगा। तो ये ओवरलैपिंग दिख रहा है आपको सबको? क्लियर है? तो ये हमेशा कंक्लूजन ट्रू होगा। थर्ड देखते हैं, नो ए इज बी का मतलब क्या होगा? इसका अगर कहीं स्टेटमेंट ऐसा लिखा है नो ए इज बी, तो इसको आप कैसे डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? इसका डायग्राम कैसे बनाओगे सबसे पहले? क्योंकि अब जब डायग्राम फॉर्म में बनाते हो तो कंक्लूजन देखने में क्या होता है, आसान होता है। तो नो ए इज बी का डायग्राम ऐसे आप ड्रॉ करोगे कि देखो एक ए बना लिया हमने ऐसे यहाँ पे ए, और हमने एक बना लिया बगल में बी, ठीक है, और एक लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब नो ए इज बी का मतलब क्या है? ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। सीधी सी बात करें तो ए और बी दोनों अलग अलग चीज़ है, तो दोनों को ऐसे डायग्राम करेंगे और एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे और ऐसे डायग्राम बनाएंगे, क्रॉस लगा देंगे, ताकि इस डायग्राम का मतलब ये हो गया कि नो ए इज बी। अब एक बात बताओ, क्या अगर ये स्टेटमेंट नो ए इज बी है तो क्या नो बी इज ए होगा क्या? जब ए का हिस्सा बी में नहीं लाई कर रहा तो बी का भी हिस्सा ए में लाई नहीं कर सकता। इसलिए हम यहाँ पे एक कंक्लूजन बता सकते हैं कि नो बी इज ए, ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। जब नो ए इज बी है तो नो बी इज ए भी होगा कि नहीं होगा? ये करेक्ट होगा, क्योंकि जब देखो कोई भी ए बी नहीं है तो ए और बी दोनों अलग अलग बना लिए हमने। अब बोला नो बी इज ए, तो मतलब कोई भी बी ए नहीं है, तो जब ए बी नहीं है तो बी ए भी नहीं होगा। तो मतलब ये पहला स्टेटमेंट क्या है? ये कंक्लूजन क्या है? ट्रू है। दूसरा सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए हैं जो कि बी नहीं है। तो एक बात बताओ, जहाँ पे कोई भी ए नहीं है मतलब सारे के सारे नहीं है तो कुछ भी तो नहीं होंगे ना, मतलब इसमें से ए में से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बी में लाई कर रहा हो। इसका मतलब, इसका मान लो कि कुछ सम का मतलब क्या, सम ए का मतलब क्या समझ, मान लो हमने ऐसा बात कर लिया, इस वाले की बात करें, सम ए का मतलब ये सर्किल, इस सर्किल, इस ध्यान से देखो यहाँ पे, तो सम ए का मतलब तो सम ए इज आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी होगा ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो ये भी क्या है? कंक्लूजन ट्रू है। क्लियर है ना कि जब पूरा का पूरा ए बी नहीं है तो कुछ ए भी तो बी नहीं होंगे। जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बनाया हूँ, कुछ ए का मतलब, सम ए का मतलब ये वाला भी तो एरिया बी में नहीं, तो सम ए आर नॉट बी ट्रू होगा। सिमिलरली सम बी आर नॉट ए, तो कुछ बी जो है ए नहीं है, तो मान लो हमने कुछ बी को यहाँ पे ले लिया, ये कुछ बी ले लिया। अब ये जो कुछ बी है ए में तो लाई नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन क्या है? ट्रू है। तो ये याद रखना, ये दोनों जहाँ जहाँ मैं जिस पॉइंट पे स्टार लगा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट्स में अच्छे से बनाना इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जब कुछ नहीं है तो थोड़ा भी नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? जब कुछ नहीं है तो थोड़ा भी नहीं होगा। जब ए बी में कुछ नहीं है तो ए का थोड़ा हिस्सा बी में थोड़ी हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये थ्री कंक्लूजन है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो हमने अभी आपको बता दिया ऑल ए इज बी का मतलब, सम ए इज बी का मतलब, नो ए इज बी का मतलब। तीनों का डायग्राम मैंने बता दिया, तीनों का डायग्राम ड्रॉ करने आपको आना चाहिए। क्लियर है? और कुछ कंक्लूजन जो थे, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे, वो भी मैं बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंक्लूजन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, सम नॉट वाले का भी देख लेते हैं कि कैसे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सम नॉट वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सम ए इज नॉट का मतलब क्या समझ रहे हो? सम ए इज नॉट बी, इस स्टेटमेंट का मतलब आप क्या समझ रहे हो? अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा तो, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट जब भी दिया रहेगा, सम ए इज नॉट मतलब कुछ ए हैं जो कि बी नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसका डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए कि इसका डायग्राम को कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। इस टाइप के डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टार है, क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन नहीं आया तो आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका डायग्राम जब बनाओगे आपको ऐसे बनाओगे, ठीक है। मतलब कि सम ए इज नॉट, कुछ ए है जो बी में नहीं है। मतलब मान लो कि मैं ए का कुछ हिस्सा, देखो यहाँ पर ऐसे कुछ हिस्सा ले लिया ए का, ये का मैंने कुछ हिस्सा ले लिया जो कि बी के अंदर लाई नहीं कर रहा, मतलब बी के अंदर नहीं होंगे, और इसमें ये जो बाकी ए हैं जो बी के अंदर हो सकते हैं। क्लियर है? तो जब भी सम ए इज नॉट बी आएगा तो आपको ऐसे डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। याद रखना, ऐसे डायग्राम कहीं भी आपको बनाना है। और इस डायग्राम का मतलब आप क्या समझोगे कि कुछ ए हैं जो बी में नहीं है, और कौन से ए हैं जो बी में नहीं है? तो इसमें जो ए आ रहे हैं, इस वाले एरिया में जो ए आ रहे हैं वो बी के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ए होंगे वो बी के अंदर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं।
क्लियर है सबको। तो इस पे अभी कंक्लूजन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं सम नॉट का जो कॉन्सेप्ट है मैं लास्ट में लेके आऊँगा। पार्ट 3 या 4 में आपको डिटेल में इसका समझाऊंगा कि सम नॉट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको 3 चीज़ें सीख लो, ऑल ए इज़ बी, सम ए इज़ बी और नो ए इज़ बी का मतलब, तीनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो तीनों में मैंने मतलब आपको डायग्राम बनाना सिखा दिया, कंक्लूजन बता दिया कौन कौन सा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंक्लूजन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, कितने तरह से कंक्लूजन का टाइप हम बता सकते हैं। जैसे हमने स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझ गया कि स्टेटमेंट कितने तरह से पूछे जा सकते हैं, तो अब उसी तरह कंक्लूजन में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो कंक्लूजन कितने टाइप हो सकता है उसके पहले एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि सम ए इज़ बी और सम बी इज़ सी। इस स्टेटमेंट को अगर डायग्राम फॉर्म में बनाओगे तो देखो, सम ए इज़ बी को बनाओगे तो क्या होगा, कुछ ए बी का हिस्सा है, मतलब कि ऐसे बनाओगे सम ए इज़ बी ऐसे। अब इस वाले को बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सम बी इज़ सी का मतलब यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। क्लियर है। अब देखो, अब ये दोनों स्टेटमेंट को आपने बना लिया, अब ये दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कनेक्ट करना है। तो जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे तो ध्यान रखना कैसे कनेक्ट करोगे। तो हमने ए और बी पहले बना लिया, ए और बी। अब देखो बच्चों ध्यान से, जो बी और सी में जो कॉमन एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये ज़रूरी है कि वो बी में से कहीं, ये जो कॉमन एरिया है बी के साथ, जो बी सी के साथ शेयर किया है, वो बी में पूरे में कहीं भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। यहाँ भी आ सकता है, 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 कहीं भी आ सकता है ना। तो उसको हम श्योर नहीं है कहाँ आएगा, तो हमने एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, सही ऐसे सी बना लिया। क्लियर है। याद रहे, ये जो डायग्राम बनाया हूँ ये ट्रू नहीं है, हमने एक अपने दिमाग में ऐसा स्केच बना लिया कि ऐसा होगा। ये सी वाला जो ओवरलैप है कहीं भी हो सकता है। जैसे चलो मैं एक बना के आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा भी तो पॉसिबल है, बार बार नहीं बनाऊंगा आपको, एक ये डायग्राम एक बार दिमाग में बैठा लेना है। ऐसा भी तो सकता था कि ए बी ऐसे हो और सी वाला यहाँ तक गया हो, ऐसे सी हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, इसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि ए है, ये बी है और एक ये सी हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो होने का तो कुछ भी हो सकता है, ये भी डायग्राम पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। लेकिन आपको एक ये, जब भी ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको ऐसे फॉर्मेट बना के अपने माइंड में रख लेना है। क्लियर आपको, कि ऐसे दिमाग में रख लेना है। बस आपको याद रखना कि सी इस बी में कहीं भी आ सकता है। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट दिया है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन ये पूछा आपसे कि सम सी आर बी, तो सम क्या कुछ सी बी है क्या। तो देखो, सम बी आर सी है, सम बी इज सी है, सम बी इज सी है। तो जब सम कुछ बी सी है तो कुछ सी बी भी होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, या फिर डायग्राम में देख सकते हैं। देखो यहाँ पे सम बी इज सी का मतलब ये डायग्राम, इनमें कुछ बी का कुछ हिस्सा सी में शेयर है। उसी तरह अगर सम सी आर बी का मतलब अगर सी का कुछ हिस्सा बी में शेयर हो तो देखो कुछ हिस्सा शेयर है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और ये 100% हम श्योर है, ध्यान देना इस बात का, 100% हम श्योर हैं कि ये 100% सही है। ये बात सबको आज समझ में आ गया। तो जब भी 100% श्योर होते हो तो वो स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको कंक्लूजन क्या होगा, स्टेटमेंट को फॉलो किया और ये 100% ट्रू है। याद रखना, ये बात सबको समझ में आ गई। फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, 100% ट्रू का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे दिख रहा है कि सम बी आर सी का डायग्राम हमने ऐसा बना दिया। अब सम सी आर बी का मतलब कि क्या होगा, सी बी के साथ शेयर करो, ये 100% श्योर है, मतलब कि 100% ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। क्लियर है सबको। सेकेंड वाले को देखते हैं, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो देखो सम ए इज बी का मतलब ये हो गया कि ए का कुछ हिस्सा बी में लाई कर रहा है, जो कि 100% ट्रू है, जो कि स्टेटमेंट में दिया है। अब कंक्लूजन में आपसे बोला नो ए इज बी, मतलब कोई ए बी नहीं है। ऐसा पॉसिबल है क्या, जब पहले ही बोल चुका है ए बी में है, तो अभी ऐसा हो सकता है क्या कि ए बी में ना हो। इसका मतलब ये 100% जो है ये फॉल्स है। जब आप श्योर हो कि 100% फॉल्स है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, जब 100% ट्रू होता है तो हम मान लेते हैं कि फॉलो कर रहा है, 100% फॉल्स है मतलब कि हम मान लेंगे कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 100% ये गलत है। अब थर्ड वाले कंक्लूजन को देखेंगे ध्यान से, नो ए इज सी। अब ए और सी में रिलेशन पूछा है, बोला है कि नो ए इज सी। तो एक बात बताओ, इस डायग्राम को आप देखोगे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ए और सी में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इस वाले डायग्राम को देखोगे तो ए का कुछ हिस्सा आ जा रहा है, इस वाले को भी देख रहे हो तो आ जा रहा है। तो देखो, जब इसको देखोगे तो बोलोगे कि ये गलत है, इसको देखोगे तो बोलोगे सही है, इसको देखोगे तो बोलोगे सही है। तो आप श्योर नहीं हो पा रहे हो, आपको पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, आपको नहीं पता कि ये डायग्राम बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो ये थर्ड वाले स्टेटमेंट में आपको पता नहीं है, सीधे से बात है, आपको पता नहीं है। क्लियर है। मतलब ये हो गया कि कैन नॉट से
क्लियर है, हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। तो जब ऐसा स्टेटमेंट कंक्लूजन में मिल जाए कि कैन नॉट से, तो उसको हम लोग मानेंगे कि फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो अभी क्या आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि कंक्लूजन 3 टाइप का होगा, या तो 100% ट्रू होगा, या फिर 100% फॉल्स होगा, या फिर होगा कि कैन नॉट से। ये 3 टाइप का कंक्लूजन आपको दिखेगा एग्जाम में नॉर्मली, ये 3 टाइप का दिखता है। 100% ट्रू का मतलब कि जो 100% होगा ही होगा, तो उसको मानेंगे कि फॉलो कर रहा है। 100% फॉल्स मतलब जो एकदम आप श्योर 100% की गलत है, मतलब वो फॉलो नहीं करेगा। और कैन नॉट से जब बारी आएगी, आप श्योर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी आप क्या बोलोगे कि फॉलो नहीं कर रहा है। याद रहे, ठीक है ये बात। तो इसका मैं एक समरी बना दे रहा हूँ। तो समरी है कि टाइप ऑफ कंक्लूजन जो होता है बच्चों, 3 टाइप का हम लोग देख चुके हैं। टाइप का कंक्लूजन क्या देख चुके हैं, 3 टाइप का। तो सबसे पहले पहला कंक्लूजन देखते हैं। तो टाइप 1 में तो सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि 100% डेफिनिट ट्रू होगा। तो जब 100% डेफिनिट ट्रू होगा तो हम उसको मानेंगे कि वो फॉलो कर रहा है, वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। क्लियर है सबको। दूसरा ये होगा कि 100% फॉल्स होगा। तो जब 100% फॉल्स होगा तो हम इसका मतलब हम मान जाएंगे कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है। 100% फॉल्स होगा तो। और तीसरा जो होगा कैन नॉट से, ठीक है, हम नहीं जानते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जब ऐसा केस आए कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसको भी हम बोलेंगे कि फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है, वो फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। मैं यहाँ पे एक समरी बना दिया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर डेफिनेट ट्रू है तो फॉलो कर रहा है, अगर डेफिनेट ट्रू नहीं है तो फॉलो नहीं कर रहा है, अगर कैन नॉट से का सिचुएशन है तो वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। अब एक चौथा कंक्लूजन भी होता है जो अभी आपको मैं नहीं दिखा पाया, आगे आने वाले 2-3 लेक्चर के बाद मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी अगर उसको मैं दिखा दिया तो आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होने की वजह से मैं नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ। एक होता है पॉसिबिलिटी पे बेस्ड जो होते हैं, एक होता है पॉसिबिलिटी पे बेस्ड, ठीक है। तो ये कैन नॉट से का ही सब पार्ट है, आप बोल सकते हैं एक तरह से कि आप पॉसिबिलिटी के भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कंक्लूजन जो होगा कुछ पॉसिबिलिटी पे बेस्ड होगा। तो जो इसका जो पॉसिबिलिटी पे जो कंक्लूजन बेस्ड होता है, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आपको इन तीनों कंक्लूजन के बारे में सोचना है, बस ये 3 टाइप के कंक्लूजन के बारे में। 4th कंक्लूजन मैं आपको अलग से बताऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जब उसके आगे बाकी सबको मिक्स कर देंगे। क्लियर है। अभी इसको अलग रखो, पॉसिबिलिटी वाले को अलग रखो। अब इस वाले की बात करो बस कि डेफिनिट ट्रू है, डेफिनिट फॉल्स है और कैन नॉट से का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना और क्या करना है अभी हम लोग देखेंगे। एक समरी बता देता हूं आपको। सिलॉक्स में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और एक कंक्लूजन दिया रहेगा, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट से रिलेट करके कंक्लूजन दिया रहता है, आपको बताना कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये आपको बताना होता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में हमने सीख लिया कि स्टेटमेंट में क्या क्या यूज होता है और कैसे कैसे स्टेटमेंट आ सकते हैं, और सबका टाइप ऑफ स्टेटमेंट सीख लिया, टाइप सीख लिया, डायग्राम बनाना सीख लिया, ठीक है, कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब कंक्लूजन में भी हमने सीख लिया टाइप ऑफ कंक्लूजन कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने बना हुआ है कंक्लूजन का, टाइप ऑफ कंक्लूजन भी हम सीख लिए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपके एग्जाम में स्टेटमेंट दिया रहेगा, ऐसे स्टेटमेंट दिया है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि ये कंक्लूजन कौन कौन सा सही है, आपको ये बताना है इस स्टेटमेंट को यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला टास्क होता है किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने का क्या, कि जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका डायग्राम बनाओ। जब आप डायग्राम बना लेते हो, जब आपके सामने डायग्राम बन जाता है तो आपको कंक्लूजन बताने में आसानी होता है। क्लियर है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट का डायग्राम बनाएंगे। तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। नो ए इज बी का मतलब क्या हो गया कि नो ए इज बी का हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैसे बनाएंगे, कि ए को यहाँ बनाए और यहाँ पे बी को बना लिए, और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। नो ए इज बी का मतलब ऐसे डायग्राम बनाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये पहले वाले का डायग्राम ऐसे बन गया। अब ये दूसरे वाले का डायग्राम जब बनाएंगे तो इसमें क्या, नो बी इज सी का मतलब बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो बी और सी का ऐसे डायग्राम बना लेंगे। क्लियर है, यहाँ तक इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे बच्चों। तो ध्यान रखेंगे कंबाइन करते वक्त कि पहले कंबाइन कैसे करेंगे। तो ए को बनाए ऐसे, बी को बनाए, ठीक है, याद रखना, और यहाँ पे सी बना लिए ऐसे सी। तो देखो इस डायग्राम को देख के आपको एक चीज़ बस क्लियर होना चाहिए, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, और बी और सी में। आप ऐसे मत बोल देना कि ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि ए और सी में कॉमन हो। आपसे बस ये बोला गया है कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, फिर उसके बाद बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब आप ये अपने से मत निकाल लेना कि ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे। अगर मैं आपको डायग्राम ऐसे बना दूँ, देखो जैसे मैं बोलूँ कि ए है यहाँ पे, अगर मैं बी यहाँ पे है, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। अगर मैं बना दूँ, मान लो यहाँ पे सी बना दूँ, ऐसे सी बना दूँ,
ऐसे सी बना तो बी और देखो कंडीशन ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ए और सी में कॉमन हो गया ना, और इस डायग्राम से कॉमन नहीं हुआ तो हम श्योर नहीं है। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बस ये डायग्राम बनाना है, बस आपको ध्यान में रखना है कि ए बी में कुछ कॉमन नहीं है, बी सी में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ए सी में कुछ कॉमन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है, श्योर नहीं है हम लोग। तो पहले स्टेटमेंट को पहले कंक्लूजन को देखते हैं। नो बी आर ए, तो कोई भी बी ए नहीं है। तो इस डायग्राम को देखते हैं, कोई भी बी ए नहीं है भाई। क्लियर है एकदम कि नो ए इज बी दिया है, इसका मतलब जब ए का बी में कोई हिस्सा नहीं तो बी का भी तो ए में कोई हिस्सा नहीं होगा, और ये 100% ट्रू है। क्या ये 100% श्योर है, हम लोग श्योर हैं, 100% श्योर है। इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कंक्लूजन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि 100% श्योर है हम लोग। क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में देखते हैं कंक्लूजन में क्या क्या दिया हुआ है। तो सम सी और नॉट बी, तो कुछ सी हैं जो बी नहीं है। तो आप खुद सोचो कि एक भी बी सी नहीं है या फिर एक भी सी बी नहीं है। तो जब एक भी सी बी नहीं है तो कुछ सी भी तो बी नहीं होगा। क्लियर है। मैं एक बात बता चुका हूँ कि जब सारा का सारा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है। तो सारा का सारा सी में से कुछ भी बी में नहीं लाई कर रहा है, तो कुछ सी भी तो बी में लाई नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब ये 100% क्या है, श्योर है। इसमें भी 100% क्या है, श्योर है कि ऐसा होगा। तो 100% श्योर होगा मतलब ये फॉलो कर रहा है, यानी कि जब भी आप 100% श्योर का मतलब कि ये स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। थर्ड कंक्लूजन को देखते हैं। नो ए इज सी, तो ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो बच्चों, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में, लेकिन ए और सी के बारे में आपको कुछ दिया नहीं है। जब ए और सी के बीच में कॉमन कुछ नहीं दिया है कि है कि नहीं है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो जैसे ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम के हिसाब से ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इस डायग्राम के हिसाब से ए और सी में कॉमन हो जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हम लोग कैन नॉट से कहेंगे, कैन नॉट से हम लोग कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा पॉसिबिलिटी आता, मतलब कंडीशन आता है जब कैन नॉट से का, तो हम मानते हैं कि वो फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि कंक्लूजन 3 जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम 100% श्योर हैं तो फॉलो कर रहा है, 100% फॉल्स हैं तो फॉलो नहीं कर रहा है, और कैन नॉट से सिचुएशन आएगा तो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। आई थिंक सबको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं और जो समझना चाहते हैं सिलॉक्स को, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वीडियो को पूरा देख लिए। अब एक बार इसकी एक नोट्स बना लो, एक नोट्स बनाओ आप। ठीक है। और सेकेंड वीडियो देखने से पहले उस नोट्स को रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको ज़िंदगी में कभी भी सिलॉक्स में डाउट ही नहीं रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो हमको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये फेसबुक पेज का यूज़र आईडी है, इससे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, जो कि गेट से रिलेटेड होता है, इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड होता है, या फिर पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड होता है। तो अगर आप चाहते हो डेली एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जहाँ पे PDF अपलोड होता है। ठीक है, कोई भी PDF अपलोड होता है तो ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। ठीक है, या फिर कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो उसका लिंक टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर किया जाता है। तो ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल। ठीक है। अगर आप फेसबुक पे फॉलो नहीं कर सकते हैं, फेसबुक बहुत लोग फेसबुक नहीं चलाते हैं, डीएक्टिवेट करके रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट होता है वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट होता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है सबको। और एक चीज़ मैं बता दूं क्लियरली कि अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक करो, और बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए।